जरा लेकर आइए आंकड़ों को, मध्य प्रदेश के आंकड़ों को, और बताइए कि क्या कुछ है इन आंकड़ों में। मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या कुछ बताते हैं। और देखिए स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के आंकड़े, और आप उसको देख रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर 124 से 138 सीटें लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 124 से 138, 124 टू 138, और बीजेपी 80 टू 94, 80 से 94 सीट बीजेपी, और अन्य के खाते में 6 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं अन्य के खाते में। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों को अगर आप देखें तो मालवा निमाड़ की 66 सीटें हैं, 66 में से 66 सीट्स, इसमें से 36 यानी 36 टू 40 सीट्स कांग्रेस के खाते में, 23 टू 27 सीट्स बीजेपी के खाते में, और 2 टू 4 सीट्स यहां अदर्स के खाते में। जबकि महाकौशल जो अगर कहें जिसका मुख्यालय के रूप में देखा जाए तो जबलपुर, और यहां पर 38 सीटें हैं महाकौशल में, और यहां 24 से 26 सीटें आती हुई कांग्रेस को, 10 से 12 सीटें यानी महाकौशल भी गया इनके हाथ से, ऐसा दिख रहा है बीजेपी के हाथ से, 10 से 12 सीटें। और ऐसे ही बुंदेलखंड 26 सीटें, 16 से 18। बुंदेलखंड कभी बीजेपी के लिए मजबूत किला होता था, लेकिन इस बार बुंदेलखंड दिखाई दे रहा है कि 16 से 18 सीटें कांग्रेस और 6 से 8 सीटें बीजेपी। यहां भी अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल देखिए 34 सीटें हैं, जहां 23 से 25 सीटें यानी 24 इनका मीन निकालें तो 23 से 25 सीटें कांग्रेस के खाते में, और 14 से 16 सीटें आती हुई यहां दिख रही हैं बीजेपी के खाते में, 1 से 3 सीट यहां अन्य के खाते में। विंध्य का प्रदेश, जो विंध्य एरिया जो है, बघेलखंड जिसको भी कहते हैं, ये 30 सीटें हैं, और यहां पर 12 से 14 सीटें कांग्रेस को, और 14 से 16 सीटें बीजेपी को। यहां बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त। मध्य भोपाल जो है वहां पर बीजेपी को अच्छी बढ़त है, हमेशा ही रहती है। 20 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में, और 13 से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 124 से 138 सीटों के साथ बहुत ही आसानी से, आराम से कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहां भी एक बार चूंकि फिर से ओपनिंग कमेंट लिया था डॉक्टर राकेश पाठक जी से, उन्हीं के पास सबसे पहले आना चाहता हूं, फिर इस पर तमाम साथियों से चर्चा चाहता हूं। जल्दी जल्दी करके हम समापन की ओर बढ़ेंगे, और आप जानते हैं कि 7 बजे से न्यूज़ पॉइंट भी करना है, और उसमें भी इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक साहब, अब ये आंकड़े आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आंकड़े वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो मैंने अपने शुरुआती कमेंट में कहा। खास तौर पर जो अंचलवार आपने विवरण दिया है शुक्ला जी ने, वो बहुत सटीक दिखाई देता है। पिछली बार कांग्रेस का जो गड्ढा था वो था विंध्य, वहां राहुल भैया अजय सिंह, राहुल भैया अर्जुन सिंह के सुपुत्र, वे भी चुनाव हार गए थे। बुंदेलखंड उमा भारती का गढ़ है, उमा भारती रूठी हुई है। हम सब जानते हैं पिछले 2-3 साल से लगातार वे शिवराज सिंह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने जब अभी महिला आरक्षण बिल पास कराया लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने, तब भी उनका बयान सरकार को चेताने वाला था कि अगर इसमें से ओबीसी आरक्षण नहीं हुआ तो मैं इसे पारित नहीं होने दूंगी। और अब जब वे हिमालय चली गई हैं रूठ कर चिंतन मनन करने, उसका प्रभाव इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी कांग्रेस बढ़त देती दिख रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो गढ़ है बीजेपी का, वो है भोपाल और मध्य भारत। ये हमेशा से जनसंघ के समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक तरह से पाठशाला है। दूसरा हम मान सकते हैं मालवा। तो मालवा और मध्य भारत में जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिख रही थी, वो एक संतुलित बढ़त है। अब पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का मध्य भारत में सफाया हो जाने वाला है, लेकिन अब जो आंकड़े बता रहे हैं आपके इलेक्ट लाइन के, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संतुलन भी यहाँ कांग्रेस ने बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल अंचल, हम आज जितनी भी बात कर रहे हैं वो इस आईने में कर रहे हैं कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सरकार बनवा दी अपने दल बदल के बाद, वरना हम कुछ और बात कर रहे होते। ग्वालियर चंबल में 34 सीटों पर पिछली बार भी कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में, फिर भी बीजेपी को नहीं जिता पाए थे। ग्वालियर की दोनों सीटें, ग्वालियर जिले की, शहर की दोनों सीटें, डबरा और ग्वालियर पूर्व,
भारतीय जनता पार्टी हार गई थी सिंधिया के होते हुए, तो ग्वालियर चंबल अंचल में महल मुक्त कांग्रेस, सिंधिया मुक्त कांग्रेस अपने आप को बचाए रखने में कामयाब होती दिख रही है। अगर ये आंकड़े रहते हैं तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब वे कांग्रेस में थे तब भी इतनी सीटें आई थी, और जब वे बीजेपी में आ गए तो कायदे से तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होना चाहिए, वो नुकसान नहीं हो रहा, तो ये नुकसान व्यक्तिगत रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी होगा। तो मुझे लगता है ये जो मध्य प्रदेश का पूरा सिनेरियो है, ये आंकड़े बहुत कुछ ठीक हैं। मैंने भी अपने शुरुआती कमेंट में आपसे 125 से 135 कहा था, 124 से 138 आप दिखा रहे हैं, और जितने ओपिनियन हैं उन सब का भी बीच का आंकड़ा निकाल लें तो इसके आसपास ही बैठेगा। बाकी 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा हम सबको। जी राजीव जी। बिल्कुल, आंकड़े ओपिनियन पोल के ऊपर नीचे भले हो सकते हैं, लेकिन इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। ये 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे चुनाव के नतीजे तो आएंगे 3 तारीख को, लेकिन ओपिनियन पोल के जो नतीजे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी ओपिनियन पोल, हमारा सर्वे क्या कुछ कह रहा है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और 5 राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं। पहले विजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, ये तो हम तमाम अपने साथियों से इस पर बात करेंगे, लेकिन इन आंकड़ों को कलेक्ट करते समय आपके अनुभव ज़रूर मैं चाहता हूं सुनना कि अलग अलग एरिया में मालवा निमाड़ से लेकर चंबल तक क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनम्यूट कर लीजिए विजय जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दरअसल जो पूरा का पूरा खेल है वो कार्यकर्ताओं के एकजुटता पर है। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री उसके शिवराज सिंह चौहान थे, और अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया गया। तो कार्यकर्ता ये समझ रहा था कि जिसके पास मैं अब तक जुड़ा हुआ था, अब हमारा अगला आका कौन होगा। कार्यकर्ता अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नंबर 1 पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अपना पक्ष था। दूसरा ये है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा सामने क्लियर नहीं है तो यह लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोगों का स्पष्ट कहना था कि अगर लोकसभा का चुनाव होता तो हमें लगता कि हम मोदी जी को वोट देते। किसान मुद्दे से लेकर अनदेखी, आदिवासी का अपमान, फिर शुक्ला जी का घर टूटना, ये सारे मुद्दे अपने अपने अलग अलग तरीके से हावी हैं। मतलब अगर मैं विंध्य क्षेत्र की बात करूं तो वहां लोग मतलब एक लाइन जो यूज कर रहे थे, वो लाइन बोलने लायक है या नहीं है मुझे नहीं पता, कि वहां साफ था कि मोटे शुक्ला धोए चौहान। और इस लाइन से जो नैरेटिव सेट हुआ वहां बिल्कुल अलग हुआ। और जब घर पर बुलडोजर चलाया गया तो वहां के ब्राह्मण भी नाराज होकर के एक तरफा दूसरी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। आदिवासी तो नाराज था ही, ब्राह्मण भी नाराज हो गया। दूसरा, विंध्य क्षेत्र ऐसा है जिसको आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वंचितों की संख्या वहां है। जहां आज भी नगर परिषद अगर डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कसैया एक क्षेत्र है सिगरौली में, नाम नगर परिषद है लेकिन ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, कुछ नहीं। वहां के लोगों ने बोर्ड लगाया है बकायदे कि हमारे यहाँ वोट मांगने मत आइए। मतलब वो साफ साफ गिना रहे हैं कि 4 खंबे कभी कांग्रेस ने लगवाए थे, उसके बाद तो तार भी लोग उखाड़ के ले। तो अगर पिछली सरकारों का ये सिस्टम है, ऐसे बोर्ड लगे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों की अपनी सोच क्या होगी। लोग कई अलग अलग तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। जैसे अब चंबल की तरफ आए तो चंबल में जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी गद्दारी वाला मुद्दा तो एक हावी है। दूसरा जो मुद्दा हावी है कि हमारा बड़ा नेता कौन होगा, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया हों। ये जो बड़े नेता वाली लड़ाई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग महाराज जी और महंत करके छोड़ करके भाई साहब कहने लगे हैं। तो उनका भी एक एहसास है कि कांग्रेस के लोगों के बीच में साफ दिख रहा है कि जो कभी हमारे महंत और महाराज थे, जिनको हम छत्रप बोलते थे, वो आज इतने छोटे हो गए। तो ये एक अलग तरीके का संयोग और प्रयोग वहां पर दिखा। अगर इन सबको आप इकट्ठा करेंगे पूरा, तो हर जगह यही दिखेगा कि शौचालय बना है लेकिन उसमें पानी की टंकी नहीं है। लोगों का जो ये कमेंट था इस तरीके का
कि आखिर बिना पानी के शौचालय का क्या मतलब है। ऐसे स्वच्छता अभियान की जरूरत कहाँ है, पैसा गया कहाँ है। पहले सरकार आई थी, उस सरकार को खरीदने में चला गया, अपनी वापस सरकार आने में। तो इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता है बड़े साफगोई से 3 मुद्दों पे काम कर रही है कि हमने मेहनत किसको जिताने के लिए की थी और जीता कौन, हमारा पैसा लगाया कहाँ गया। चाहूंगा विजय शुक्ला जी, बिल्कुल बहुत सटीक बातें कह रहे हैं। थोड़ा क्योंकि समय कम है और सबके पास आना है, इसलिए माफी चाहूंगा। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। सब 5 राज्यों के आंकड़े, उसमें मध्य प्रदेश का आंकड़ा जिसमें 124 से 138 सीटें कांग्रेस और 80 से 94 सीटें बीजेपी को। इन आंकड़ों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर 150 सीट मिलेगी। एक छोटा सा किस्सा जल्दी से सुना देता हूं। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे, आपस में लड़ते बहुत थे, हर चीज में लड़ते थे। तो गुरु ने उनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा कि बायां पैर एक चेला दबाएगा और दायां पैर दूसरा चेला दबाएगा। अब गुरु ने दोनों टांगे तो बांट दी। पहले वाले ने गुरु की दूसरे शिष्य की टांग तोड़ दी और दूसरे वाले ने पहले की तोड़ दी। इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं। राजीव जी, ध्यान रखिएगा, तोमर साहब कोशिश करेंगे कि मैं तो चुनाव जीत जाऊं, लेकिन वो ना जीते हैं जो मुख्यमंत्री इस समय बैठे हुए हैं। विजय राजे सिंधिया दिया कुमारी को हराएंगी, दिया कुमारी विजय राजे सिंधिया को हराएंगी। तो एक शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य की टांग तोड़ेगा, दूसरे पहले की तोड़ेगा। ये स्थिति होगी। 150 सीट कांग्रेस की आएंगी। शुक्ला जी को फिर बुलाइएगा, 3 दिसंबर को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल शुक्ला जी 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, आंकड़े ऊपर नीचे जो भी हो, लेकिन अगर यहाँ इन आंकड़ों को देखा जाए तो 5-0। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं राजीव जी एक सिर्फ बात ऐड करना चाह रहा था कि जो सभी राज्यों में इस बार एक कॉमन चीज दिखी है। कॉमन क्या है कि जो लोकल नेता हैं, जो लोकल लीडर थे, उन सबको किनारे लगा दिया गया। लड़ाई हर जगह सर्वे में साफ थी कि मोदी वर्सेज अदर्स है। गहलोत जी क्लियर है कि गहलोत जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भले ही सचिन पायलट ने 2 बार बोला हो जिसको विधानसभा के लोग चुनेंगे, विधायक जिसके ज्यादा आएंगे अलग होगा, लेकिन अगर आज आखिरी सीट देखें, जो 35 सीटें डोटासरा की आई हैं, वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने बिल्कुल बोला कि 100 मेरी, 1 सेंटर की। जो ये मैनेजमेंट है इस बार खुल के, वो भी अशोक गहलोत के पक्ष की सीटें क्रिएट कर रहा है। और दिया कुमारी को या अर्जुन मेघवाल को या गजेंद्र शेखावत को जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व में आगे बढ़ाने की कोशिश की, वसुंधरा राजे सिंधिया के ये बयान उस बात पे बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि इस बार निपटा दो। ये जो लोकल वर्सेज सेंटर वाली लड़ाई है, ये हर जगह कॉमन दिखी है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तेलंगाना हो या मिजोरम। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो मणिपुर की है कि मणिपुर की एक घटना मिजोरम के चुनाव का दृश्य और बदल सकती है। अभी ताजा जो खबर थी, हम एक अपडेट ले रहे थे, उसमें ये था कि एक अधिकारी को वहां मार दिया गया। मणिपुर के लोग और मिजोरम के जो लोग जो है बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि अलग तरीके के राज्य के बनाने की कल्पना चल रही है। मणिपुर का कुछ हिस्सा तोड़ करके, कुछ अरुणाचल का हिस्सा तोड़ करके, बाकी सबका हिस्सा तोड़ करके म्यांमार के साथ चाइना एक छोटा तिब्बत बनाना चाह रहा है। तो इससे लोग डरे हुए हैं। ये सब इस चुनाव में बिल्कुल असर डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कुछ, क्योंकि हर घड़ी, हर पल अगर देखा जाए, हर घंटे चुनाव के समय परिस्थितियां बदलती हैं, चुनावी समीकरण में चेंजेस आते हैं, और वो जैसे जैसे चुनाव की बातें आगे बढ़ेंगी, यानी कि चुनाव नज़दीक आएगा, और वैसे वैसे हम देखेंगे भी, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं इधर प्रशांत